नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। देखिए, हम पढ़ रहे थे, हमारा अध्याय 2 चल रहा था, पदार्थ की संरचना एवं अणु। आज इसको पूरा कर देंगे, आज पूरा हो जाएगा ये। और इसमें से जो कुछ भी सीखा है मैं हल्का हल्का रिवाइज भी कर दूंगा। पहले तो मैं पहले का रिवाइज कर देता हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा पदार्थ क्या है। देखो, पाठ के नाम में से ही पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रत्येक की संरचना क्या होती है। फिर उसके बाद हमने अणु, परमाणु, तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनकी परिभाषाएं पढ़ी। परिभाषाएं पढ़ने के बाद हमने पढ़ा पदार्थों का शुद्धिकरण पढ़ रहे थे हम। और शुद्धिकरण में हमारी एक विधि चल रही थी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इससे पहले हम अवस्था परिवर्तन भी पढ़ चुके थे कि ठोस को द्रव में कैसे बदलेंगे, फिर द्रव को गैस में कैसे बदलेंगे। उसमें ऊर्ध्वपातन में हमने क्या देखा कि कोई ठोस सीधा किस में बदल जाता था? गैस में, बिना द्रव में बदले। वो द्रव में नहीं बदलता था और सीधा गैस में बदल जाता था। ये विधि क्या कहलाती थी? ऊर्ध्वपातन। जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए तो यह गुण, उस पदार्थ का गुण क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। और वो पदार्थ, जो पदार्थ ऐसा करता है, वो पदार्थ कहलाता है ऊर्ध्वपातज, सब्लिमेट। ऊर्ध्वपातज। ऊर्ध्वपातज के उदाहरण भी हमने पढ़े थे, कपूर, आयोडीन और नौसांदर। कुछ उदाहरण पढ़े थे हमने, कपूर, आयोडीन और नौसांदर। नेफ्थलीन भी होता है। देखिए, पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाएगा। उदाहरण ऊर्ध्वपातज के, उदाहरण कपूर, आयोडीन और नौसांदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस विधि से पदार्थ का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास नमक, मान लो हमने एक मिश्रण लिया। देखो, हमने एक मिश्रण बनाया कि हमारे पास नमक है और नमक के साथ मान लो इसमें से नौसांदर मिला दी मैंने। नमक के अंदर नौसांदर मिली हुई है। तो इसको अलग कैसे करेंगे? नमक और नौसांदर का मिश्रण है, इसको अलग कैसे करेंगे? तो देखिए, ये पहले हम लिख चुके हैं पूरा, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अब हम देखते हैं कि मैं नमक और नौसांदर का मिश्रण कैसे अलग करूंगा। तो देखिए, इसके लिए उपकरण बनाएंगे। क्या करेंगे? एक ट्राइपॉड स्टैंड। आपने देखा होगा, आपकी लैब, प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर देख रखा होगा आपने। ट्राइपॉड स्टैंड ऐसा होता है, उसकी 3 टांगे होती हैं इस तरह से। इसके ऊपर हमने क्या किया, इस तरह से एक प्याली ले ली, पोर्सिलीन ले लिया और उसके अंदर मिश्रण रख दिया। चित्र हमारे पीछे प्रश्न दे रखा है एक कि ऊर्ध्वपातन का चित्र बनाइए। तो देखो, एक ट्राइपॉड स्टैंड बनाया, इसके ऊपर मैंने एक प्याली के अंदर क्या रख दिया? मिश्रण। किसका है? नमक एवं नौसांदर का, दोनों का मिश्रण है। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक बर्नर रख देंगे। तो मैं इसको, इस वाले जो टांग है इसकी, इसको थोड़ा सा साइड में बना देता हूं, जिससे हमारा बर्नर भी बन जाएगा। यहां पर देखो, मैंने एक बर्नर भी रख दिया और इसको, बर्नर को चालू कर देंगे। ठीक है। अब यहां पर एक फ्लास्क रख देंगे, कॉनिकल फ्लास्क। देखो, कॉनिकल फ्लास्क रख दिया। क्या होगा? यहां से जब बर्नर को हम चालू करेंगे, बर्नर को चालू करने पर यहां से इसकी वेपर बनेगी और वो वेपर यहां जाके ठंडी हो जाएगी। ये तो इस तरह से अलग करने का तरीका हो गया। अगर हमें इसको दोबारा से ठंडा करके दोबारा से बनाना है, तो देखो, इस फ्लास्क की जगह पर मैं कीप रख देता हूं। कीप को मैं उल्टा रखूंगा। ये मैंने कीप ले ली और इसको यूं उल्टा रख दिया और यहां पर रुई लगा दी। ये देखो,
ये है तिपाया स्टैंड, और ये है बर्नर। ठीक है, इसको चलाया। अब यहां पर नमक और नौशानदार दोनों है, तो देखिए दोनों कैसे हैं, ठोस। नमक भी ठोस और नौशानदार भी ठोस, दोनों ठोस हैं। नमक की तो क्या है, ठोस धीरे धीरे पिघलेगा अगर ज्यादा ताप बढ़ाएंगे तो, लेकिन नौशानदार हल्के से ताप से किस में बदल जाएगी, ये ठोस से बदल जाएगा सीधा गैस में। ठोस से नौशानदार सीधी गैस में बदली, और यहां पर जाके इसकी गैस जमा हो जाएगी। वो गैस जब ठंडी होगी तो ठंडी होकर के सीधा क्या बनाएगी, गैस ठंडी होकर के सीधा क्या बनाएगी, ठोस। यहां पर जाकर के नौशानदार जम जाएगा। नौशानदार यहां जम गया, और यहां पर क्या रह जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जब गर्म करेंगे इसकी वाष्प बन के उड़ेगी, तो यहां क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा, सिर्फ नमक। पहले मिश्रण था दोनों का, लेकिन गर्म करने के बाद क्या रह जाएगा, सिर्फ नमक रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसका चित्र बना लें। यहां लिख लें गर्म करने के बाद, वो पहले का और ये बाद का। तो इस चित्र को बना लें एक बार। अब देखिए अगली विधि, ऊर्ध्वपातन के बाद अगली विधि है हमारी क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण बहुत इंटरेस्टिंग विधि है। देखिए इस पे क्या करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होगा, जब दो जो विलयन है उस विलयन में एक तो ठोस हो और एक द्रव हो, जब दोनों को मिलाकर के विलयन बने। ठीक है, ठोस और द्रव को पृथक करने की विधि। एक तो ठोस है, जैसे पानी है, पानी के अंदर मैंने नमक घोल दिया, नमक ठोस है, पानी द्रव है, उसको मैंने घोला। अब उसका क्या करना है, मुझे उसमें से ठोस के क्रिस्टल बनाने हैं। तो देखो क्या होगा, किसी संतृप्त विलयन से, परिभाषा अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किसी संतृप्त विलयन से ठोस के क्रिस्टल प्राप्त करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। किसी संतृप्त विलयन से ठोस के क्रिस्टल प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। लिख लिया। अब देखिए एक लाइन है बस, आगे देखिए। अब इसमें कुछ समझने की चीजें हैं। एक तो बिलियन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं बिलियन क्या होता है। देखिए बिलियन, बिलियन बनता है विलेय और विलायक को मिलाकर के। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, विलयन। उदाहरण देखिए,
अब हमें पता करना है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। आप मान लो मीठा पानी पीना चाहते हैं। मीठा पानी के लिए आपने क्या किया, एक गिलास लिया, और भी बर्तन हो सकता है कोई, इसमें आपने पानी भर लिया और आप इसमें क्या डालेंगे, चीनी। मीठा पानी पीना है आपको, चाशनी नहीं पीनी है, मीठा पानी पीना है। इसमें से कम क्या होगा, चीनी, और अधिक क्या होगा, पानी। किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे माना जाता है विलायक। तो पानी क्या है यहां पर, विलायक, और चीनी क्या है, विलेय। अब आपकी समझ में आ गई बात। दूध पीना है तो दूध को मीठा करने के लिए क्या मिलाएंगे उसके अंदर, चीनी। तो चीनी क्या हो गई, विलेय, और दूध क्या हो गया, विलायक। मीठा पानी पीना है, उसका उदाहरण यही है आपके सामने। तो ये होते हैं विलेय और विलायक। विलयन। अगली चीज देखिए, अब अगला शब्द आया इसके अंदर, संतृप्त। विलयन तो हमने समझ लिया विलयन क्या है, अगला शब्द है संतृप्त। क्या होता है, तो देखो विलयन के प्रकार होते हैं। विलयन 3 प्रकार का विलयन होता है। विलयन को 3 भागों में बांट सकते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त। दूसरा है संतृप्त, और तीसरा है अति संतृप्त। असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। साइड में लिख लें आप कहीं भी, समझने की चीजें हैं ये। चलो एक एक समझाता हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं असंतृप्त। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें उदाहरण से लेता हूं मैं। मैंने 1 गिलास पानी लिया, पूरा भरा हुआ गिलास है, और इसके अंदर 1 चम्मच डाल दी मैंने इसके अंदर, नमक डाल दिया 1 चम्मच। 1 गिलास पानी और उसके अंदर 1 चम्मच नमक की मैंने इसमें डाली, और इसको हल्का सा हिलाया। हिलाते क्या होगा, नमक इस पानी के अंदर घुल जाएगा। नमक घुल गया। अब क्या इसके अंदर और नमक घुल सकता है, हाँ घुल सकता है। अभी तो 1 चम्मच डाला है हमने, 2 चम्मच, गिलास फुल भरा हुआ है, 1 लीटर का गिलास है, फुल भर रहा है पानी से, और डाला और घुल गया। इसका मतलब इसमें अभी और क्षमता है नमक को घोलने की। इसका मतलब ये अभी और नमक ले सकता है। जैसे उदाहरण सीधा सा समझा जाए, आपको भूख लगी है बहुत तेज, और आप 4 रोटी खा सकते हैं, लेकिन आपको 1 ही रोटी दी जाए, आपको 1 ही रोटी दी जाए खाने के लिए, तो आपका पेट नहीं भरा। इसका मतलब आप कैसे हो, अभी असंतृप्त हो। अभी आप और खा सकते हो, तो ये अभी और नमक को घोल सकता है। ये तो कैसा है, असंतृप्त। दूसरा है संतृप्त। देखिए संतृप्त,
अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं वही उतना ही पानी है और मैं इसमें नमक घोल रहा हूं। नमक की मैंने या तो 1 चम्मच ही डाली थी, लेकिन यहां मैंने इसमें इतना नमक घोल दिया कि अब इसमें नमक और नहीं घुल सकता। इसमें मैंने नमक ज्यादा घोल दिया। मतलब अब साधारणतः, आगे का मतलब है कि अब साधारणतः इसमें नमक नहीं घोल सकता, कोई हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, इसको गर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो साधारणतः इसमें नमक नहीं, जैसे आप मैंने उदाहरण दिया था 4 रोटी की भूख, अब आपको 4 रोटी मिल जाए पूरी की पूरी, तो अब आप कैसे हो गए, संतृप्त हो गए। अब आपको चाहिए, आप कहोगे बस अब नहीं, अब इतना ही बहुत है, तो ये हो गया संतृप्त। अगर इसमें मान लो जैसे मैंने मान लिया 8 चम्मच, इसमें 8 चम्मच घुल सकती थी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, तो मैंने इसमें 8 चम्मच डाल दी और वो इसके अंदर घुल गई, तो ये हो गया संतृप्त। अगला है अति संतृप्त। अति संतृप्त में क्या होगा, मैं इसको गर्म करूं, ज्यादा गर्म, मैं इसको खूब गर्म करूं उबाल उबाल के, और इसमें 8 चम्मच आ सकती थी, लेकिन मैंने इसमें 2 चम्मच और मिला दी, टोटल 10 हो गई। इसका मतलब ये गर्म करने के बाद अब ये ऐसी स्थिति में आ गया कि अब इसके अंदर एक भी चम्मच, एक भी दाना नमक का नहीं घुल सकता, तो ये होता है अति संतृप्त। ये तीनों चीज आप इस तरह से बना लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और अब हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे फिर चलेंगे। फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त जो विलयन थे वो हमने समझ लिए थे, इनको समझना ही है। अब देखिए, अब हमारी परिभाषा है कि किसी संतृप्त विलयन से, अब हमने 3 प्रकार के विलयन पढ़ लिए, तो हम जो क्रिस्टलीकरण करेंगे वो कौन से विलयन से करेंगे, संतृप्त विलयन से करेंगे, से ठोस के क्रिस्टल प्राप्त करना। तो देखो पहली बात। दूसरी बात क्या थी, इसमें मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें एक तो द्रव होगा, द्रव से ठोस को पृथक करने की विधि है। क्या करेंगे हम, द्रव से ठोस को पृथक करेंगे यहां पर। तीसरी विधि की करते कैसे है, देखो क्या करेंगे, जैसे मैं बना देता हूं, मिश्री का उदाहरण लेता हूं मैं। हमें मिश्री बनानी है तो क्या करेंगे, पानी के अंदर चीनी घोलेंगे, चीनी घोलते गए और उसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद चीनी घुल गई उसके अंदर, उसको संतृप्त बना लेंगे हम। संतृप्त बनाने के बाद क्या करेंगे,
ये मैंने एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर ये चीनी का घोल है, चीनी का संतृप्त घोल। चीनी का संतृप्त घोल मैंने बना लिया। चीनी का संतृप्त घोल बनाने के बाद एक काम और होगा इसमें, लोडिंग। लोडिंग होगी इसमें। देखो लोडिंग क्या होती है, एक छोटा सा चीनी का दाना लेंगे, उस चीनी के दाने को, ये मैंने चीनी का दाना लिया, इस चीनी के दाने को धागे से बांधा और ये धागा लंबा हो गया। इस चीनी के दाने को धागे से बांध करके और इसके अंदर लटका देंगे। यहां पर मैंने ये चीनी का दाना इसके अंदर लटका दिया और ऊपर इसको इस तरह से बांध दिया, जिससे क्या होगा, इसके अंदर धागा ना गिरे। इस चीनी के एक धागे को इसके अंदर लटकाना कहलाता है लोडिंग। अब क्या होगा कि क्रिस्टलाइजेशन होगा, इसके अंदर चीनी घुली हुई है, उस चीनी के कण इसके साथ, चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं उसके साथ चिपकते जाएंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से इसमें खूब सारी लोडिंग कर देंगे हम जगह जगह। तो जितनी भी चीनी है वो क्रिस्टल के रूप में इससे चिपक जाएगी और पानी इसके अंदर रह जाएगा। तो हमने क्या किया, द्रव अलग हो गया और हमारा ठोस अलग हो गया। ये है क्रिस्टलीकरण। तो आप लोडिंग लिख लें। संतृप्त विलयन में एक क्रिस्टल को पहचानना, संरचना आएगी क्रिस्टल की आगे। संतृप्त विलयन में एक क्रिस्टल ठोस का डालना लोडिंग कहलाता है। अब उसी का होगा जो अपने गोला है, दूसरा नहीं लेंगे हम। लिख लें। उदाहरण, मिश्री बनाना, उदाहरण अभी हमने बनाया लिया था। और क्या है, नमक पानी के मिश्रण से नमक को अलग करना। और इसका एक नमक अलग करने का एक बाष्पीकरण भी विधि है, बाष्पीकरण के द्वारा भी नमक अलग किया जाता है, वहां पर भी ये क्रिस्टलीकरण होता है। नमक पानी के घोल से नमक का पृथक्करण। नमक पानी के घोल से नमक का पृथक्करण। अगली विधि पढ़ेंगे अब इसके बाद। उदाहरण लिख लिया आपने, सिंपल सिंपल उदाहरण है, कोई खास चीज नहीं है। अगली विधि हमारी आसवन, डिस्टिलेशन। देखिए आसवन में क्या होता है कि इसमें दो द्रव होते हैं,
दो द्रव मिले हुए हैं, उनमें से हमें एक द्रव को पृथक करना है, दो मिश्रणीय द्रवों से एक द्रव को पृथक करना है, तो वो विधि होती है हमारी आसवन। दो चीज होती है, एक तो आसवन और एक होता है प्रभाजी आसवन। आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूंगा। देखिए, प्रभाजी आसवन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आसवन और प्रभाजी आसवन में अंतर क्या रहेगा? देखिए, इसमें भी दो द्रव होंगे, आसवन में वही दो द्रव, प्रभाजी आसवन में भी दो द्रव। देखो, आसवन में क्या होगा, उन दोनों द्रवों के क्वथनांक में कम अंतर होगा। आसवन कब किया जाएगा? जब दो द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर हो, लगभग 40 से ज्यादा हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर हो तब तो किया जाएगा आसवन, और जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर कैसा हो? कम। क्वथनांक में अंतर कम हो तब किया जाएगा प्रभाजी आसवन। विधि लगभग सेम सी है, इसमें एक प्रभाज और लगा देते हैं, बस एक उपकरण होता है प्रभाज, उसको और लगा देते हैं प्रभाजी आसवन के अंदर। देखिए कैसे किया जाएगा। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप आसवन देखिए। आसवन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर देखिए, इस तरह का उपकरण है। यहां पर देखो फ्लेम लगी हुई है, ये बर्नर लगा हुआ है, ये फ्लास्क लगा हुआ है, और इस फ्लास्क से कंडेंसर लगा हुआ, संघनक, ये संघनन और संगणक लगा हुआ, और इधर से एक अडेप्टर है रिसीवर प्राप्त करने वाला, और यहां पर फिर हमने क्या किया, एक फ्लास्क बांध दिया है। देखो कैसे होगा, यहां से इसको गर्म करेंगे, मैं चालू करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इधर से पानी आ गया, अब देखो बर्नर चालू हो गया। ये अशुद्ध लिक्विड है, दो मिश्रण है, गर्म हुआ, इसकी एक की भाप बनेगी पहले, जिसका कम है उसकी भाप पहले बनेगी, कम वाले की भाप बनी, और इधर संगणक के बाद वो इस संगणक में ठंडा हुआ। एक की तो भाप बनती जाएगी, एक यहीं रह जाएगा इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर ही, वो इधर से ठंडा होके और यहां पर आके इकट्ठा हो जाएगा। चल रहा है देखो, वो क्या रहा है इसके अंदर, देखो द्रव है, द्रव बदल रहा है वाष्प में, इसको क्या बोलते हैं हम, वाष्पन। वाष्प द्वारा ठंडी हो रही है किसके अंदर, द्रव में, इसको क्या बोलते हैं हम, संघनन। ये दो काम हो रहे हैं एक साथ, द्रव को गर्म कर रहे हैं हम, अभी देखा आपने, दो मिश्रण, दो वहां पर अलग अलग प्रकार के द्रव हैं, जिनके क्वथनांक में अधिक अंतर ज्यादा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, उससे ज्यादा है, और वहां पर ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है। उस थर्मामीटर में मान लो एक का तो है 60 और एक का है 100, 40 हो गया। उस थर्मामीटर में हम क्या करेंगे, ये क्वथनांक है, हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने टेम्परेचर निश्चित कर दिया कि हम इतना ही गर्म करेंगे। जब हम 60 तक गर्म कर रहे थे तो एक का 60 है, तो 60 वाला भाप में बदलेगा, जो जिस द्रव का क्वथनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड है वो भाप में बदलेगा। पहले वो भाप में, यहां से द्रव था, भाप में बदला, उसकी वाष्प बनी, वाष्पन हुआ, उसकी वाष्प बनी, वो वाष्प फिर संगणक लगा हुआ है, उस संगणक में गई और संगणक में ठंडी होके द्रव में बदल गई। अब 100 वाला तो यही रह गया, 100 वाला तो हमने फ्लास्क लगाया हुआ था उसी के अंदर रह जाएगा, और 60 वाला अलग हो जाएगा। तो दोनों द्रव अलग अलग हो गए, ए अलग और बी अलग। ये तो है आसवन। अब अगला है हमारा प्रभाजी आसवन। देखो प्रभाजी आसवन में क्या होगा कि प्रोसेस तो यही है, द्रव, उसका वाष्पन, वो वाष्प में बदलेगा,
उसका संघनन होगा और फिर दोबारा से वो उसको हम द्रव में बदल लेंगे। लेकिन यहां क्या होगा कि दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर कम होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अंतर होगा। तो अब इस यहां समस्या क्या रहेगी कि हमने दोनों का मिश्रण है, उस मिश्रण को हम गर्म कर रहे हैं, तो दोनों ही भाप में बदल सकते हैं। भाई एक यहां तो अंतर ज्यादा था, यहां तो अभी मैंने उदाहरण लिया ना 160 और 100, यहां तो अंतर ज्यादा है, तो पहले यही एक ही भाप में बदलेगा, तो पहले एक ही अलग होगा। लेकिन वहां पर इसका तो 60 है मान लो और उसका है 80, तो ये तो भाप में बदलेगा, थोड़ा सा इसमें से भी तो भाप में बदलेगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रभाज लगा देते हैं। देखो प्रभाज क्या होता है, मैं प्रभाज बनाता हूं। एक प्रभाज इस तरह से होता है कि उसको ये देखिए इस तरह से प्रभाज लगा दिया जाता है एक। अब देखो इससे होगा क्या, यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक फ्लास्क ले लिया और ये प्रभाज लगा दिया और यहां से इसको इधर ले गया। मैं डायग्राम बना देता हूं पूरा ही। और यहां पर लगा दिया मैंने संगणक, जो कि इसको ठंडा करेगा। और यहां पर लगा दिया कलेक्टर, मीन्स इसको इकट्ठा करने के लिए एक बीकर यहां पर मैंने रख दिया। देखो ये बीकर रखा हुआ है और इसको मैंने स्टैंड से यहां से फिट कर दिया और इसको यहां से फिट कर दिया और यहां पर लगा दिया फिर मैंने एक बर्नर। ये देखिए इसके अंदर दो लिक्विड भरे हुए हैं, यहां से पानी अंदर, ठंडा पानी, कैसा है पानी, ठंडा, जो ठंडा करेगा, और यहां से पानी बाहर। यहां पर दो द्रव हैं जिनके क्वथनांक में अंतर कम है। अब मैंने इस बर्नर को ऑन कर दिया, बर्नर जब चालू हो जाएगा, इसके चालू होते ही यहां पर क्या होगा कि ये द्रव गर्म होंगे और भाप बनेगी, दोनों की भाप बनेगी, 60 वाले की भी बनेगी और 80 वाले की बनेगी। लेकिन 60 जिसका है उसकी ज्यादा बनेगी और 80 वाले की भाप कम बनेगी, क्योंकि इसका क्वथनांक ज्यादा है। दोनों भाप बन के यहां से उड़े। अब क्या होगा कि यहां टकराएंगे, वो दोनों की भाप टकराएगी। लेकिन 80 वाले की भाप ज्यादा है, उसका ताप ज्यादा, 60 वाले की भाप ज्यादा है, उसका ताप भी ज्यादा है, तो 60 वाला ऊपर आ गया। लेकिन 80 वाला यहां पर ठंडा हो जाएगा और वापस से इसके अंदर आ जाएगा। मान लो थोड़ी बहुत जिसका क्वथनांक 80 डिग्री है वो थोड़ा बहुत और ऊपर आ गया, तो यहां पर उसकी भाप ठंडी हो जाएगी और वापस से कहां गया वो अंदर, 60 वाला और ऊपर। धीरे 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 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक वाला द्रव तो आ गया इधर, और 80 वाला यहां टकरा टकरा के ठंडा होकर के वापस इसी के अंदर आ गया। तो जिस द्रव का क्वथनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड था वो तो यहां पर आ जाएगा, और जिसका 80 था, एक थर्मामीटर और यहां पर अटैच कर दें, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमने इसका टेम्परेचर कितना किया है अपने उपकरण का। ये थर्मामीटर लगा देंगे, जिससे हमें इसका तापमान पता चलता रहेगा। तो हम तापमान 60 के आसपास रखेंगे, जिससे 60 वाला अलग हो गया, इसको हटा लेंगे, फिर इसका ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाते 80 वाला अलग कर लेंगे अगर 3 है तो। इस तरह से अलग अलग द्रवों को हम, जिनके क्वथनांकों में अंतर कम है, उनको पृथक कर सकते हैं। इसके लिए आप एक वीडियो देखिए, और इसका एक वीडियो देखिए। देखिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैं स्टार्ट उपकरण देखो, यहां पर ये फ्लेम लगी हुई है, बर्नर लगा हुआ है, ये फ्लास्क लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है, देखो मैं लिखा है ना प्रभाज, ये प्रभाज लगा हुआ है, ये यहां पर प्रभाज लगा हुआ है। ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर लग गया और प्रभाज लग गया। इस प्रभाज के बाद ये संगणक लगा हुआ है, ये वही पानी आने का है और एक पाइप पानी जाने का है। और इधर दोबारा से क्या लग रहा है, कलेक्टर, रिसीवर, यहां पर साइड में एक रिसीवर लगा हुआ है। अब मैं चालू करता हूं, देखो ये देखिए, यहां से गर्म हुआ, यहां से वापस आ जाएगा जिसका क्वथनांक ज्यादा है, वो कम वाला ऊपर चला गया, और इधर जाकर के ठंडा होकर के वापस से इधर आता जा रहा है। दिख रहा है आपको यहां पर?
ये देखो गर्म हो रहा है, ये गर्म वाला दिखा रहा है, यहां पर गर्म हो रहा है, इसके देखो ये वापस जा रहे हैं, जिसमें दो तरह के कण आपको दिख रहे होंगे, एक तो नीले रंग के और दूसरे ये व्हाइट जो हल्के से ब्लैकिश हैं। नीले जो हैं इनका क्वथनांक है ज्यादा, तो ये ऊपर गए लेकिन वापस आ जाते हैं, और जो व्हाइटिश ब्लैक है वो आगे जा रहे हैं, उस प्रवास के अंदर ऊपर चलते जा रहे हैं। तो इस तरह से जिसका ज्यादा है वो तो वापस आ जाएगा और जिसका कम है वो ऊपर चला जाएगा। ये देखिए जो प्रभाज होता है, जो हमने यहां पर प्रभाज लगा रखा है, ये इस प्रभाज में किस तरह से हो रहा है देखो, ये देखिए वो एक तो नीले वहां पर दिखाए गए थे आपको, एक तो नीले रंग के हैं और दूसरे सफेद और हल्के हल्के काले काले हैं। तो नीले तो कम ऊंचाई तक ही गए हैं क्योंकि इनका क्वथनांक क्या है, अधिक, इनको कम ताप मिला है तो ये कम ऊंचाई तक गए हैं। और जो व्हाइट कलर के हैं, जो हल्के हल्के काले काले दिख रहे हैं, वो ज्यादा ऊंचाई तक गए हैं क्योंकि उनका क्वथनांक कम है, उनको अधिक ताप मिला है, तो वो ऊपर तक चले जाएंगे और संघनित होकर के कौन से वाले मिलेंगे, बताइए कौन से वाले मिलेंगे हमें संगणक में, सफेद हल्के हल्के काले हैं जो, ये देखिए अब संगणक का देख रहे हैं हम, जो हमें जहां पर हमने इनको इकट्ठा किया था, इस इकट्ठा करने वाले बर्तन के अंदर देख रहे हैं, तो इस वाले बर्तन में एक प्रकार के ही कण हमें मिल रहे हैं, तो एक प्रकार का ही द्रव हमें मिल रहा है। तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जब ताप हमने बढ़ा दिया तो वहां से दूसरे वाले मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि है। इसके बाद हमारी एक लास्ट विधि बचती है विभेदी निष्कर्षण, और सिंपल सी विधि है वो, उसमें कोई खास चीज नहीं है। अगली है हमारी विभेदी निष्कर्षण। देखिए इसमें होगा दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के काम आती है। यह विधि दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के काम आती है। इसके अंदर जो उपकरण है वो उस उपकरण को बोलते हैं पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप उपकरण कैसा होता है देखो, बुक में क्वेश्चन दे रखा है पीछे कि पृथक्कारी कीप का उपकरण का चित्र बनाइए। ये देखिए ये है पृथक्कारी कीप। यह स्टॉपर, जिसको टोंटी कह सकते हैं अपन अपनी भाषा में, और यह है एक बीकर। देखिए करते क्या है, इसके अंदर दो अमिश्रणीय द्रव, जैसे मैंने ले लिया तेल और पानी, तो देखो पानी रहेगा नीचे, ऊपर रहेगा तेल। पानी को मैं डॉट डॉट से बना देता हूं और तेल को इस तरह से बना दिया मैंने। अब यहां पर एक बीकर लगा दिया हमने, टोंटी खोलेंगे, टोंटी खोलते ही पहले कौन आएगा, पानी। पानी इसमें आता रहेगा और जैसे ही पूरा पानी आएगा यहां से टोंटी हम बंद कर देंगे तो पानी अलग और तेल अलग। इस तरह से दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं। उपकरण का नाम पृथक्कारी कीप है, उदाहरण तेल और पानी, और ये चित्र आप बना लें। ठीक है बच्चों, ये हो गया आज के लिए इतना ही। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नमस्कार।